नमस्कार। गर्ल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वह नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अभी तक 8 पाठ पूरे कर चुके हैं। उन सभी में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से ग्रह के कारकत्व काम करते हैं और किस प्रकार से ग्रह जो होते हैं वो किन भावों में रहते हैं तो किस तरह से काम करते हैं। राशियां क्या होती हैं, राशि के तत्व क्या होते हैं, राहु केतु क्या होते हैं, और इसी तरह से बाकी सारी चीजों के बारे में हम आपको अभी तक बता चुके हैं। आशा करते हैं कि वो सारी वीडियोस आपने अवश्य देखी होगी। यदि आपने वह वीडियोस नहीं देखी हैं तो कोई बात नहीं, आप एक लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं, हम राशियों के प्रकार बता रहे हैं। अभी हमने आपको पिछली वीडियो में राशि के तत्व बताए थे। आज हम आपको राशियों के प्रकार बता रहे हैं। यह प्रकार जो होते हैं यह भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी कुंडली को देखने से पहले हमें उन राशियों के बारे में भी विचार करना होता है जो किस भाव में है और किस भाव में वह आ रही हैं, और उनका संबंध किन ग्रहों के साथ बन रहा है, कौन से ग्रह उन्हें देख रहे हैं, वह उन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। यह ठीक उसी तरह से है जैसे कि आप किसी पार्टी में खड़े हैं, वहां पर आपके साथ आपके दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप कोई बात कर रहे होंगे तो वहां पर यदि आपका कोई दोस्त या आपका शत्रु आपको देख रहा होगा तो ऐसी स्थिति में आप खुलकर वह नहीं बोल पाएंगे जो आप बोलना चाहते हैं, बल्कि आपको बातों को घुमा फिरा कर बोलना होगा। कारण यह बन रहा है क्योंकि इसकी नजर आपके ऊपर है। यही कारण होता है कि जब ग्रहों की दृष्टियां भावों पर होती हैं या ग्रहों पर होती हैं, ऐसी स्थिति में उस भाव का से संबंधित फलों में या तो वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है। कारण यही बनता है कि वे सभी जो होते हैं अपना अपना प्रभाव डालते हैं। तो अब जैसा कि आपने देखा कि यदि आप पार्टी में खड़े हैं अपने दोस्तों के साथ और आप जिसके बारे जो आपका शत्रु है यदि वही आपको देख रहा हो तो इस स्थिति में आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और आप चाहते हुए भी वैसा नहीं परफॉर्म कर पाते हैं जैसा कि आप करना चाहते हैं, और इसी कारण से आपका पूरा जो पार्टी का मजा रहता है वह किरकिरा हो जाता है। यही कारण है कि कुंडली में ग्रह कितनी ही अच्छी स्थिति में क्यों ना हो, किंतु यदि उस पर कोई दूसरे मेलिफिक जो ग्रह होते हैं वह मतलब पाप ग्रह यदि उन पर कोई दृष्टि डाल रहे हो तो ऐसी स्थिति में वह अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते या फलों में परिवर्तन कर देते हैं। तो राशियों के प्रकार में यहाँ सर्वप्रथम जो राशि होती है, जो प्रकार होता है वह होता है चर राशि। चर राशि या मूवेबल राशि, मूव यानी कि परिवर्तन होना, मूव करते रहना, एक जगह स्थान से दूसरे स्थान पर हिलते रहना। तो ये राशियां जो होती हैं वो 1, 4, 7 और 10 होती हैं, अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। इन्हें चर राशियां कही जाती हैं। तो इसमें जो भी ग्रह बैठे होते हैं, मतलब आप मेष राशि में आपकी कुंडली में ये ग्रह जहां पर भी हो, ये राशियां जहां पर भी हो, वहां आप देखेंगे कि वहां परिवर्तन होते रहते हैं। आमतौर पर वहां परिवर्तन होते ही रहते हैं, वहां कहीं एक फिक्स कुछ भी नहीं होता है, वहां हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। इसी कारण से इन राशियों में अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि में बैठा ग्रह आपको कभी संतुष्ट नहीं रहने देगा, बल्कि आप उसमें लगातार परिवर्तन या उन्नति चाहेंगे। यही कारण है कि मेष राशियां जो कही जाती हैं वो चर राशियां कही जाती हैं। यदि यह लग्न में हो तो ऐसी स्थिति में इंसान का दिमाग एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, बल्कि उसके दिमाग में हर थोड़े समय में नए नए विचार आते रहते हैं। अब इन राशियों में भी भिन्नता होती है। जैसे कि मेष राशि, मेष राशि का अर्थ होता है बहुत जरूरत है, अर्थात यह मंगल की राशि है। मंगल हमने पहले भी आपको बताया था कि यह मंगल की ऐसी राशि है जो भूखी राशि होती है। आमतौर पर मंगल की इस राशि से
चार पैरों वाले जानवर भी देखे जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो चार पैरों वाले जानवर होते हैं वह पेट भरा होने पर भी मुंह चलाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। यही कारण है कि जो मेष राशि होती है वह आपकी बहुत ज्यादा जरूरतों को बताती है। अब यह राशि आपकी कुंडली में जिस भी स्थान पर आ रही हो, आप वहां देखिए उस चीज की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। अब इस राशि में शनि हो तो आपको लगेगा कि मुझे इस काम को चेंज करने की जरूरत है, तो आप कर देंगे, क्योंकि आपको काम चेंज करना ही है। अब इस राशि में यहाँ पर शनि नीच क्यों हो जाते हैं? पर चूंकि वह मेष राशि है, मंगल की राशि है, मंगल जल्दबाजी का कारक है और मंगल को हर चीज बहुत तेजी से चाहिए। तो ऐसी स्थिति में संभव सी बात है कि जो भी ग्रह आपका मेष राशि में अर्थात मंगल की इस राशि में होगा, क्योंकि पहले ही चर राशि है यह, तो मूवेबल राशि हो गई, और तो इसमें जो भी ग्रह होगा उससे वह लगातार आपको परिवर्तन करने की सलाह देता रहेगा। उससे संबंधित रिश्ते भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आपको वह भी प्रेरित कर रहे हैं लगातार परिवर्तन करने के लिए, लगातार किसी उन्नति करने के लिए। तो आपको बहुत जरूरत लगेगी ऐसी चीजें जो नेसेसिटी है, करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार कर्क राशि। अब कर्क राशि मेष की इस राशि से बिल्कुल भिन्न है। यह भी चर राशि में ही आती है, किंतु यह थोड़ी सी अलग है। काल पुरुष के अंगों में इसे चौथा भाव दिया गया है। चौथा भाव जो होता है वह आपकी सुकून का होता है, आपकी भावनाओं का होता है। तो कर्क राशि जो होती है वह आपकी भावनाएं होती हैं, उनसे आपकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो अगर कर्क राशि में अगर आपको कोई ग्रह बैठा हो, मान लीजिए कर्क राशि में शनि बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में आप जो होंगे भावनाओं में आकर जॉब छोड़ देंगे। क्योंकि होगा क्या कि अक्सर ऐसे लोग जो होते हैं वो जॉब उनको चेंज करना है नहीं करना है, उनको कितनी जरूरत है उस जॉब की, क्या उनकी नेसेसिटी है, ये सब बाद में आती हैं। पर अक्सर ऐसे लोग जो होते हैं वो भावनाओं में काम करते हैं। मतलब अगर आपका सूर्य जो है वो कर्क राशि में है तो आप पिता के प्रति जो भावनाएं रखते हैं वो अलग है, या आपके पिता जो होंगे बहुत भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर होंगे। आई थिंक वो इमोशन ज्यादा यूज करते होंगे। तो यहाँ सूर्य के लिए परेशानी भी हो जाएगी, क्योंकि एक पिता जो होते हैं वो अपने पुत्र के लिए जो पिता होते हैं वह एक सिंबल होते हैं जो ये बताते हैं कि जीवन में कैसे कठिन परिश्रम करके अपने बच्चों को बड़ा किया जाता है। तो पिता जो होते हैं वो काफी महत्व रखते हैं। और अगर हम देखें कि पिता जो है वो भावनात्मक रूप से, क्योंकि भावनाएं माँ में अच्छी लगती है, पिता में भावनाएं नहीं अच्छी लगती हैं, उन्हें कठोर बनना होता है, वो जीवन में अनुशासन लेके आते हैं। तो इस स्थिति में यदि पिता जो है वो कर्क राशि में चले जाएं, जो कि सिंह जो है वो सूर्य की खुद की राशि है, तो इस स्थिति में कर्क जो हुई उनसे 12वीं हुई, तो इस स्थिति में पिता जो होंगे कहीं ना कहीं वो जो हो जाएंगे असहाय दिखने लगेंगे यदि वो भावनाओं का उपयोग करने लगे तो। हालांकि यह मैटर थोड़ा सा अलग है, इसे अभी छोड़ देते हैं। पहले हम ये बता रहे थे कि कर्क जो होती है वो आपकी भावनाएं होती है। तो इस राशि में जो भी ग्रह आपके बैठा होगा वो कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं से जुड़ा होगा। तो इसी कारण से यदि शनि आपकी कर्क राशि में विराजमान है तो ऐसी स्थिति में आप भावनाओं में आकर जॉब छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि आप वहां कंफर्टेबल नहीं है, आपकी भावनाएं जो है वो वहां पर पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं है, इस कारण से आप जो है भावनाओं में आकर जॉब छोड़ देंगे। तो ये दूसरी चर राशि थी आपकी। अब यहाँ तीसरी एक चर राशि और है जिसे तुला कहा गया है। तुला जो होती है काल पुरुष के अंगों में सप्तम भाव में होती है। तो सप्तम भाव से आपकी पत्नी को भी देखा जाता है या आपके जीवन साथी को देखा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जीवन साथी के प्रति इंसान के मन में कुछ महत्वाकांक्षाएं रहती है, उसकी अपनी चॉइस होती है, या फिर वो चाहता है कि उसे और अच्छा मिले, इससे ज्यादा अच्छा जीवन साथी मिले, थोड़ा सा और अच्छा। हर इंसान ये सोचता है कि उसका जीवन साथी उससे थोड़ा सा और बेटर हो। जब भी वो किसी से विवाह कर लेता है तो विवाह के बाद भी उसे कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि
शायद थोड़ा सा और बेहतर मिल सकता था। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, मानव प्रवृत्ति होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर तुला राशि जो होती है वो आपकी चॉइस होती है, वह महत्वाकांक्षा होती है। इस चर राशि में जो भी ग्रह बैठे होंगे वह आपकी चॉइस निर्धारित करेंगे, आपकी महत्वाकांक्षा को निर्धारित करेंगे। पूर्व में हमने आपको बताया था कि ये जो होती है ये वायु तत्वीय राशि होती है, जो तुला राशि होती है। तो इसमें बैठे ग्रह या इस पर दृष्टि डाल रहे ग्रह भी आपकी सोच को परिवर्तित करते हैं। वही जो है यहाँ पर भी बताया है इन्होंने कि चर राशियां जो होती हैं, उन चर राशियों में जो तुला होती है वो आपकी चॉइस होती है, वह महत्वाकांक्षा होती है। तो इसमें यदि शनि बैठ जाते हैं, मान लीजिए कि अब शनि इस राशि में बैठते हैं तो उच्च के हो गए, तो इसमें यदि शनि बैठ जाते हैं तो आप ज्यादा अच्छी जॉब पाने के चक्कर में, मतलब आपकी चॉइस जो रहेगी, आपकी महत्वाकांक्षा जो रहेगी वो ज्यादा अच्छा पाने की कोशिश करेगी। तो अब इसमें अगर शनि बैठे हो तो आप ज्यादा अच्छी जॉब पाने के चक्कर में अपनी पुरानी जॉब छोड़ना चाहेंगे। अक्सर होता यही है कि ग्रह जो होता है वो हर होती है चारों में वो जो है कहीं ना कहीं चर राशियां होती हैं, पर इन सभी का स्वभाव अलग होता है। जैसे कि कुंडली में 12 राशियां होती हैं, 12 राशियों का सबका स्वभाव अलग अलग होता है। तो जो तुला राशि जो होती है वो आपकी महत्वाकांक्षाएं बताती है, वो आपकी जो होती है वो आपकी चॉइस बताती है। तो इसी कारण से यदि इसमें शनि हो तो आप ज्यादा अच्छी जॉब पाने के चक्कर में अपनी पुरानी जॉब छोड़ना चाहेंगे या छोड़ देंगे। अब इसी में चौथी जो चर राशि, चौथी और अंतिम चर राशि जो होती है वो मकर राशि होती है। मकर राशि शनि की होती है। आप जानते हैं कि शनि जो होते हैं हमारे पूरे ब्रह्मांड में सबसे अंत में है, सबसे अंत में है। और चूंकि जो सूर्य होते हैं, सूर्य की एनर्जी जो होती है, सूर्य से जो एनर्जी निकलती है तो वो ग्रहों को मिलती है। तो जो ग्रहों को मिलती है वो सारे के सारे ग्रह जो है उन्हीं एनर्जी से चलते हैं। सारे ह्यूमन या आप देखेंगे जो इंसान या फिर जानवर या जो भी जीव होता है वो एनर्जी ऊर्जा पे चलता है। मतलब ऊर्जा जो होती है उसमें वो कहीं ना कहीं उसे चलाने में सहायक होती है। यदि उसमें ऊर्जा खत्म हो जाए तो वो ऐसी स्थिति में ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाता है, मतलब वो ज्यादा दिन जीवन यापन नहीं कर पाता और जल्दी ही उसकी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो शनि जो है वो हमारे जो सौर मंडल है उसमें सबसे अंतिम ग्रह कहे गए हैं, और वो जो है सूरज की रोशनी से सबसे दूर जाकर बाहर तपस्या कर रहे थे। तो इस कारण से एक तो वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, मतलब बहुत धीमी गति, मंद गति से चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वहां तक सूर्य की रोशनी बहुत कम मात्रा में पहुंचती है। तो इस कारण से शनि को वृद्ध ग्रह भी बताया गया है। यदि आप पुराने क्लासिक्स उठाकर देखें तो आपको पता चलता है कि वहां शनि को वृद्ध ग्रह बताया गया है। यही कारण होता है कि जब भी आपकी कुंडली में यदि वीनस मतलब शुक्र जो होता है आपका वो शनि के साथ जुड़ जाए, तो वीनस सैटर्न कॉम्बिनेशन अगर हो जाए किसी कारण से आपकी कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में जो होता है आपकी पत्नी जो होती है वो आपसे ज्यादा एज की दिखती है या फिर ज्यादा एज की मिलती है। वहीं आपकी शादी जो होती है वो डिले हो जाती है। सप्तम भाव पर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो मैरिज डिले होती है, और ऐसी स्थिति में यदि मंगल की भी दृष्टि पड़ रही हो तो मैरिज और ज्यादा डिले हो जाती है। और वहीं अगर उनके साथ में यदि राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में मैरिज जो होती है वो 32 साल से 36 साल के बीच में होती है, और वो भी बहुत मुश्किल से होती है। तो शनि यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे थे कि शनि जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, मतलब वो कोई भी काम आसानी से या जल्दबाजी में नहीं करते, बल्कि वो काम को बहुत धीरे धीरे करते हैं और बहुत समय लेते हैं। तो यही कारण है कि जो भी ग्रह आपके मकर राशि में विराजमान होंगे उनको लेकर आपको जबरदस्ती वो छोड़ने के आपकी उनको जो रहेगा वो चीजें आपको बदलने की इच्छा ही नहीं होगी। बहुत परेशानी होती है उन चीजों को बदलने के लिए, मतलब आपका माइंड सेट है कि आप उन चीजों को बदलना नहीं चाहते। आप देखिए आपकी कुंडली में जहां पर भी मकर राशि आ रही है या फिर जो भी ग्रह उसके अंदर बैठे हुए हैं उनसे संबंधित कारकत्व देख लें आप, तो उनसे संबंधित कारकत्व जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा रहेगा कि उनको आप बदलना नहीं चाहेंगे। ये जबरदस्ती या प्रेशर में आपसे बदलाई जाएंगी, मतलब आपको बहुत प्रेशर करके इन चीजों को बदलने के लिए कहा जाएगा। अब जबरदस्ती
की जाएगी कि आपको इनको बदलना होगा। तो अब इसमें यदि शनि विराजमान हो, तो अब शनि अगर मान लेते हैं कि इसमें शनि विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में आपको जॉब छोड़ने की इच्छा नहीं होगी, पर किसी के बार बार कहने पर, ताने मारने पर वो बार बार ताने मारेगा या फिर बार बार छोड़ने को कहेगा, तो आप जबरदस्ती छोड़ना चाहेंगे, छोड़ना पड़ेगी आपको, मतलब आप खुद नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी तरह से अगर मकर राशि में कोई दूसरा ग्रह हो, मान लेते हैं कि अब यदि हम मान लेते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में जो होती है वो गुरु की राशि होती है, तो गुरु की राशि होती है, अब गुरु जाकर मकर राशि में बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति विवाह नहीं करना चाहता। मतलब होता यह है कि इसको जब भी विवाह की इससे बात करो तो इस तरह के लोग चिढ़ने लगते हैं। आमतौर पर इस तरह के लोग जो होते हैं उनको विवाह करने में ज्यादा रुचि नहीं होती है, और इस स्थिति में यदि शुक्र और बुरी स्थिति में हो तो और ज्यादा खराब बात हो जाती है। तो अब ऐसे लोग क्या होते हैं कि इनको विवाह जो है वो करने की इतनी जल्दी नहीं होती, फिर इनको जबरदस्ती इनसे कोई जबरदस्ती नहीं करता, मतलब इनको घर में विवाद नहीं होते हैं या इनके अहंकार पर चोट नहीं लगती है, तब तक ये लोग शादी नहीं करते हैं। तो आमतौर पर ऐसे जो होते हैं, जो भी ग्रह आपके मकर राशि में विराजमान हो, तो वो सारे के सारे जो होते हैं कहीं ना कहीं आपको वो चीजों को जबरदस्ती छोड़ना होता है, आप उन चीजों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो इन राशियों में जो भी ग्रह आपके विराजमान हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, या फिर जहां पर भी ये राशियां आपके आ रही हैं, तो वहां पर सीधा सीधा कारण यही बन रहा है कि इनके लिए आपको धार्मिक क्रिया या दान करके आप इनके उपाय कर सकते हैं। जो दान आमतौर पर होते हैं, जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं, वह इन्हीं के लिए होते हैं। तो जो चर राशि के चर राशि में जो ग्रह होते हैं या चर राशियां जहां पर होती हैं, जिन भी भावों में, और उन भावों से संबंधित सुख आपको यदि प्राप्त नहीं हो रहा, तो इस स्थिति में जो धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं या जो दान किए जाते हैं, उन दान को करके आप इनके उपाय कर सकते हैं, उनसे थोड़ी सा आपको रिलीफ मिलेगा। अब इन राशियों में दूसरी राशि जो आती है वो आती है स्थिर राशियां या फिक्स साइन। मतलब जो राशियां ऐसी राशियां हैं जो स्थिर हैं। हमने पिछली बार भी आपको बताया था, वो पृथ्वी तत्व की जो राशियां होती हैं ये लगभग वैसी ही होती हैं, किंतु यह चर राशियों से बिल्कुल अलग होती हैं। यह जो राशियां होती हैं यह फिक्स राशियां होती हैं, तो ये एकदम स्थिर होती हैं। तो अब ये जो राशियां होती हैं वो होती है 2, 5, 8, 11, अर्थात वृषभ राशि, सिंह राशि, फिर उसके बाद जो है वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। राशियों में बैठे ग्रह के कारकत्वों में आप ज्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, अर्थात ये ऐसी राशियां होती हैं जिनमें आप ज्यादा परिवर्तन करने की कभी इच्छा नहीं रखते हैं, और ये वही राशियां होती हैं और इनमें बैठे लोग, इनमें बैठे ग्रह के कारकत्व या जो भी सिग्निफिकेशंस आपके जो कारकत्वों के अनुसार आपके रिलेशन या रिश्तों को देते हैं, वह ऐसे लोग होते हैं जो आपके जीवन को थाम कर चलते हैं। अर्थात ये राशियां जो होती हैं यह पूरी तरह से स्थिर राशियां होती हैं, और इनमें जो लोग होते हैं वह बहुत स्थिर स्वभाव के होते हैं। मान लीजिए कि आपके जो लग्न बन रहा है वह सिंह लग्न बन रहा है, तो सिंह लग्न के लोगों में जो सप्तम भाव में होती है वह शनि की दोनों राशियां होती हैं, जो एक छठे भाव में होती है और दूसरे सप्तम भाव में होती हैं। तो इनका जो जीवन जो रहता है वह बहुत कष्टपूर्ण बीतता है। कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो सप्तमेश है वही षष्ठेश भी है, मतलब छठे भाव का भी स्वामी वही है और सप्तम भाव का भी स्वामी वही है। तो आपका शत्रु भी वही हुआ और आपका जीवन साथी भी वही हुआ। पर ऐसी स्थिति में फिर भी ये लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके अपना जीवन कैसे तैसे काट लेते हैं, क्योंकि यहाँ इनके साथ समस्या यही होती है कि इनको जो जीवन साथी मिला है वह मिला है सप्तम भाव में, इन्हें शनि की 2 राशियां मिली हैं, तो जो छठे का भी स्वामी, तो जो छठा भाव जो होता है वो रोग, ऋण और शत्रुता का होता है। आमतौर पर इनका जो जीवन साथी होता है कहीं ना कहीं वह जो रहता है
वो बहुत जो रहता है आमतौर पर बीमार रहता है, या फिर जो इनसे थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है, और इन दोनों का आपस में विचार नहीं मिलते हैं, पर ठीक है ये लोग फिर भी निभा लेते हैं। अब वहीं आप देखिए कर्क लग्न, अब ये चूंकि स्थिर राशि है, अब यहाँ पर बात समझने की कोशिश कीजिएगा, चूंकि ये स्थिर राशि है इस कारण से ये ठीक है ऐसी शब्द को मन में बोलकर वो कहीं ना कहीं इस विवाह को निभा लेते हैं। वहीं आप दूसरी तरफ कर्क राशि वालों का देखिए, अब यहाँ पर ये चर राशि है, तो चर राशि मतलब आप कर्क लग्न वालों का जो विवाह होता है वो बहुत कष्टपूर्ण होता है। वहां पर भी शनि की दोनों राशियां पाई जाती हैं, उनके सप्तम भाव में भी कर्क लग्न वालों के भी सप्तम भाव में शनि की ही दोनों राशियां होती हैं। पर चूंकि ये चर लग्न है और चर लग्न और चर राशि है, इस कारण से इन लोगों के साथ समस्या हो जाती है कि इनका जीवन बहुत कष्टपूर्ण होता है, क्योंकि ये एक जगह स्थिर नहीं रख पाते। जिस तरह से सिंह लग्न वाले जो हैं वो ठीक है शब्द बोलकर कहीं ना कहीं अपने मन को समझा लेते हैं और उसको आगे बढ़ाते रहते हैं, उस रिश्ते को आगे बढ़ाते रहते हैं। वहीं जो कर्क लग्न वाले होते हैं इनके लिए रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये चर लग्न हो गया और ये स्थिर राशि है। इस कारण से तो इसमें जो भी ग्रह आपके बैठे हुए हैं, अर्थात दूसरी, पांचवी, आठवीं और 11वीं राशि में जो भी ग्रह आपके बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं वह आपके जीवन को थाम कर चल रहे हैं। वह जो है कहीं ना कहीं उनसे आप सीख रहे हैं, उनको झेल रहे हैं या कुछ भी है, बट वो आपको चला रहे हैं कुल मिलाकर। तो यही कारण होता है कि यहाँ पर जो अब यदि इसी राशि में जो आपकी फिक्स राशि है, इसी कारण से यदि शनि स्थिर राशि में बैठ जाए तो आप क्या करते हैं कि नौकर या नौकरी जल्दी नहीं बदलते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग होते हैं जिनके शनि जो, अब चूंकि हम शनि को ही लेके चल रहे हैं इस कारण से शनि को ले लेते हैं, तो मान लेते हैं कि इन स्थिर राशियों में 2, 5, 8, 11 में कहीं पर भी शनि बैठ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि वो लोग जो होता है नौकरी जल्दी नहीं चेंज करते हैं, वो ठीक है करके निभा लेते हैं। वहीं जो नौकर होते हैं, घर के नौकर होते हैं उनके, तो उन्हें भी इतनी जल्दी आसानी से नहीं बदलते, बल्कि उनसे कोई गलती हो जाने पर ठीक है उसको कहीं ना कहीं उस सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि उस सिचुएशन को हैंडल करके उस नौकर की नौकरी बचा देते हैं, बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो स्थिर राशि है, यही जो है वो आपके जीवन को थाम कर चल रही है। अब देखिए कोई ग्रह यदि चर राशि में बैठा हो, अर्थात वो 1, 4, 7, 11, 1, 4, 7, 10 में बैठा हो और उसका डिस्पोजिटर जो हो वो जाकर कहीं स्थिर राशि में बैठ गया हो, मतलब वो 2, 5, 8, 11 में बैठा हो। डिस्पोजिटर आप समझते ही होंगे, डिस्पोजिटर का मतलब वो होता है जिस राशि में ग्रह बैठा हुआ है उस राशि का राशिपति या उस राशि का स्वामी कहाँ जाकर विराजमान है। तो अब मान लीजिए कि कोई ग्रह जो है वो चर राशि में विराजमान है, पर उस चर राशि का राशिपति जो है वो जाकर किसी स्थिर राशि में बैठा हुआ है। तो इस स्थिति में आप चाह कर भी उसे बदल नहीं पाएंगे, उसे आप बदलना भी चाहेंगे तो भी बदल नहीं पाएंगे। मान लेते हैं अभी थोड़ी देर पहले ही हम शनि की बात कर रहे थे, तो तुला राशि का शनि है, हम मान लेते हैं तुला राशि का शनि है, तो तुला राशि का शनि है तो संभव सी बात है कि ये चर राशि है, तो यहाँ पर जातक की इच्छा रहेगी कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और ज्यादा पैकेज जहां मिले वहां पर वो नौकरी कर ले। पर शुक्र जो है वो सिंह राशि में जाकर बैठा है, तो ऐसी स्थिति में जातक कितना ही कोशिश कर ले वो उस जॉब को बदल नहीं पाएगा। कारण ये बन रहा है कि वो तो चर राशि में बैठा हुआ है पर उसका डिस्पोजिटर जो है वो स्थिर राशि में बैठ गया, इस कारण से वो चाहकर भी नहीं बदल पाएगा। अब यही शुक्र अगर कर्क राशि का होता तो ये जातक इतनी जॉब बदलता रहेगा, इतनी जॉब बदलता रहेगा, कारण क्या बनेगा, वो एक जगह स्थिर नहीं रह पाएगा, वो सोचेगा थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और के चक्कर में वो जॉब बदलता रहेगा। इसी प्रकार अगर हम दूसरा उदाहरण देखें तो शुक्र मेष राशि में हो तो मेष राशि चर राशि हो गई, और मंगल जो है जो उसका डिस्पोजिटर है वो वृषभ में चला जाए, तो ऐसा इंसान क्या होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो रिलेशनशिप है, तो ऐसा इंसान क्या होगा, चाहकर भी अपने रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पाएगा। वो कितना ही चाहे पर वो फिर भी
उस रिलेशनशिप को खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि मंगल स्थिर राशि में चला गया है। तो ये जो ग्रह होते हैं जो स्थिर राशि में होते हैं, ऐसे ग्रहों के लिए ही आपको रत्न पहनाए जाते हैं। ऐसे ग्रहों के लिए ही आपको रत्न पहनाए जाते हैं। मतलब जो स्थिर राशि में होते हैं उनके उपाय नहीं होते, उनके लिए आप धार्मिक क्रिया नहीं करते हैं, दान नहीं करते हैं। आमतौर पर ऐसे ग्रहों के लिए जो होते हैं, स्थिर राशि में जो ग्रह होते हैं, उनके लिए आपको रत्न पहना दिए जाते हैं। फिर वो जो रत्न होते हैं वो जिस राशि और भाव के अनुसार जो होते हैं आपको रत्न पहनाए जाते हैं। अब इसमें जो इस सीरीज में है वो तीसरी राशि है द्वितीय भाव राशि। तो द्वितीय भाव जो होते हैं इसे ड्वेल भी कहते हैं। जैसे ड्वेल सेम फोन होता है, ऐसे ही द्वितीय भाव मतलब एक ही चीज के अंदर दो तरह के अलग अलग स्वभाव। तो ये राशियां कौन सी होती हैं? तो ये राशियां होती हैं 3, 6, 9 और 12। दो राशियां बुध की, दो राशियां गुरु की। आप खुद देखिए, यदि आपका लग्न इन राशियों में बन रहा है तो इस स्थिति में आप कहीं एक जगह स्थिर नहीं है, बल्कि आपके मन में एक ही समय में एक से अधिक विचार चलते रहते हैं। मतलब आप ये सोचते हैं, कभी सोचते हैं आप ऐसा कर लो, कभी सोचते हैं आप वैसा कर लो। मतलब आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि दुस्वभाव राशियां है ना। तो इसमें बैठे ग्रह आपको हमेशा कंफ्यूज करेंगे। वह ये तय नहीं कर पाते कि यह सही है या वह सही है। तो ये द्विस्वभाव राशियां जो होती हैं, द्विस्वभाव, अब आप जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इनके दो अलग अलग स्वभाव हैं। एक समय में कुछ और परिणाम दे रही हैं, दूसरे समय में कुछ और परिणाम दे रही हैं। तो इनमें जो ग्रह बैठे हुए हैं या ये राशियां जहां पर भी आपकी कुंडली में जहां पर भी आ रही हैं, तो वहां ये होगा कि आप जो होंगे बहुत कंफ्यूज होंगे। आपको यह नहीं पता होगा कि आपको करना क्या चाहिए। आमतौर पर जैसे सिंह लग्न वाले होते हैं, सिंह लग्न में जो होती है दूसरी राशि दूसरे भाव में होती है, तो ऐसे लोग जो होते हैं पैसों को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने परिवार को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो ये नहीं तय कर पाते कि मैं परिवार से दूर चला जाऊं तो सुखी रहूंगा या परिवार के साथ सुखी रहूंगा, या फिर मैं परिवार से रिश्ता बना के रखूंगा तो सुखी रहूंगा, या रिश्ता तोड़ लूं तो सुखी हो जाऊंगा। फिर ऐसे लोग धन के बारे में भी कोई निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे लोग पैसा संचित करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे होते हैं, मान लेते हैं कि बहुत पैसा संचित करने के लिए प्रयास करें, पर वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो सारा पैसा खर्च करने के लिए 1 मिनट में तैयार हो जाएंगे। ये जो है वो द्विस्वभाव राशि, ये आपको तय नहीं करने देती। ये कहीं पर भी ये एक समय में ही दो अलग अलग तरह के व्यवहार करती हैं, जिन्हें टू फेसेस भी कहा जाता है आमतौर पर। इसी कारण से जो मिथुन लग्न, कन्या लग्न, धनु लग्न या फिर मीन लग्न के लोग होते हैं, ये इन्हें टू फेसेस भी कहा जाता है, क्योंकि इनका कोई एक स्वभाव नहीं होता है। ये कंफ्यूज रहते हैं अपने आप में ही, किससे सही माने और किससे गलत माने। तो अब यहाँ पर कोई ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो आपको एक साथ कई सारे काम करने वाला भी बना देता है। मतलब ये है कि अब मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है, जैसे कि बुध मान लेते हैं। बुध जो हो वो इन राशियों में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसे लोग टीवी देखते देखते भी पढ़ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको घंटे उठा के रखो तब भी पढ़ाई नहीं होती उनसे। और ये लोग ऐसे होते हैं जो टीवी के सामने बैठे होते हैं और उसके बाद भी पढ़ते भी जाते हैं और टीवी भी देखते जाते हैं, और उसके बाद भी नंबर अच्छे आ जाते हैं, होशियार होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो होते हैं ना इन ग्रहों, इन यहाँ पर मल्टीटास्कर भी बनाते हैं ये, क्योंकि एक साथ कई सारे काम जो होते हैं वो आपको करने के लिए प्रेरित भी करती है। द्विस्वभाव राशियां, अब आप देखिए आपकी कुंडली में द्विस्वभाव राशियां कहाँ पर आ रही हैं, वहां पर अक्सर आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। आप वहां तय नहीं कर पाएंगे आप किसका साथ दें। आप थोड़े समय पहले कुछ और होंगे और जब दूसरा कोई व्यक्ति आके कुछ और बोलेगा तो आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और आप कहेंगे हाँ ये सही है। तो ऐसा होगा आपके साथ, क्योंकि दुस्वभाव राशियां आपके इसमें जहां पर भी आ रही हैं वो आपके व्यवहार को पूरी तरह से बदल देंगी। वहां आप एक इंसान नहीं बल्कि टू फेसेस वाले इंसान बनकर रहते हैं। तो जो ग्रह द्विस्वभाव राशि में हो और उनके लिए यदि आप कुछ उपाय करना चाहते हैं तो इसमें आप जो है बुद्ध से संबंधित उपाय किए जाते हैं। और बुद्ध में कौन आती है? आपकी बहन आती है, आपकी बुआ आती है, बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो आते हैं। किन्नर जो होते हैं वो भी बुद्ध के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि बुद्ध को नपुंसक ग्रह कहा गया है। तो इस कारण से जो जीव, ऐसे जीव हो जो भी यानी कि जीवित प्राणी हो, जिनमें कि आपकी बहन हो, आपकी बुआ हो, आपके बच्चे हो, किन्नर हो,
ऐसे और भी जो लोग हों उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो आशीर्वाद, वो जो आशीर्वाद जो होता है, जो कि आजकल खत्म हो गया है, क्योंकि आज वर्तमान अगर आप देखें तो लोग जो है वो आशीर्वाद खत्म होते जा रहा है। किसी के पैर छूने पर बोल सकते हैं हाँ खुश रहो, या फिर दूर से हाँ हाँ ठीक है। मतलब ये परंपरा जो है खत्म होती जा रही है। तो वो जो आशीर्वाद जो दिया जाता था उसके पीछे बहुत बड़े रीजन था, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कभी किसी दूसरी वीडियो में। तो यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए जो होता है वो कहीं ना कहीं उनके लिए आशीर्वाद लिया जाता है। फिर वो देवताओं का लें या आप किसी का भी आशीर्वाद जो है वो लेना चाहिए। जो द्विज स्वभाव राशियों में जो ग्रह बैठे हुए हैं उनसे यदि आपको कोई समस्या हो रही है, परेशानी हो रही है, कुछ समस्या है आपको, तो उनके लिए आप आशीर्वाद ले सकते हैं। वो बुध इसमें विशेष प्रभावशाली होता है। इसी कारण से बहन, बुआ, बच्चे या किन्नर का आशीर्वाद लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो ग्रह जो होते हैं, वो ग्रह क्या होते हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं, अभी तक हमने जो हमारी वीडियोस हैं आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। हमारी वीडियोस में आपको लगभग हमने हर चीज सिखाने का प्रयास किया है। हालांकि आगे बहुत सारी वीडियोस बाकी हैं, क्योंकि इस ज्ञान का कोई अंत नहीं है। पर फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आप यहाँ तक भी जो हमने कोशिश की है हर चीज को और सरल बना बनाकर आपको समझाने के लिए, ताकि यदि आप ज्योतिष नहीं भी हो, आप ज्योतिष ना हो, तो भी ऐसी स्थिति में भी आप कहीं ना कहीं अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकें और आप पता कर सकें कि क्यों आपको ये परेशानी